चलिए दोस्तों, तो ख़त्म करते हैं अपने बचे हुए टॉपिक्स को, जो कि चैप्टर 1 के रिमेनिंग रह जाते हैं। हमारे पास कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, छोटे से, बट कॉन्सेप्चुअली हैं और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी, क्योंकि कुछ एक एग्जाम पीछे देखे गए, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक क्वेश्चन तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया था, जो कि जिन बच्चों ने ध्यान से पूरी बातें सुनी थी वो तो उसको अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन कुछ एक लोगों को उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो चलिए उसको थोड़ा सा और एम्फेसिस देते हुए इस पार्ट में उसको रैप अप करते हैं, और फिर जाके आपका चैप्टर 1 भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल एंगल से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, वो अपन आने वाले टाइम में करेंगे। ठीक है सर। चलिए, तो एक टॉपिक आता है अकाउंटिंग साइकिल। अब इस अकाउंटिंग साइकिल का क्या मतलब है? तो अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने देखे थे कि जब आपने अकाउंटिंग की बात की तो आपने बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए थे। ठीक है सर। अब उस स्टेप्स के अंदर हम बात करें तो स्टेप्स में स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स आ रहे थे, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि भैया आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है सर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद आपको मेजरमेंट करनी है ट्रांजेक्शन्स का, और मेजरमेंट ऑब्वियसली इन अ मॉनेटरी टर्म, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया था उसका। ठीक है सर। और उसके बाद हमने क्या किया था, आपने उसकी की थी रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग तक का जो कार्यवाही थी वो कैसे हो गई थी, वो हो गई थी आपकी बुक कीपिंग। ठीक है ना। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने किया आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने किया मेजरमेंट। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने किया क्लासीफाई। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने किया रिकॉर्ड। अब जब आपने रिकॉर्ड कर लिया, दिस ऑल टर्म्स एज बुक कीपिंग। ठीक है सर। और इसके बाद की जो कहानी थी वो क्या थी आपकी, अकाउंटिंग की। क्या ये अकाउंटिंग नहीं है? ये भी अकाउंटिंग है। ये जो पार्ट है ये भी अकाउंटिंग है, लेकिन ये किसके अंदर छुप जाता है, ये छुप जाता है बुक कीपिंग के अंदर, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर। और अल्टीमेटली फिर खत्म कहाँ हुआ, जब आपने रिकॉर्डिंग कर दिया तो रिकॉर्डिंग के बाद आपने क्या किया, इसको आपने किया समराइज। समराइज किसमें किया आपने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो सारे आपने बना दिए रिकॉर्डिंग के बाद। उसके बाद आपने उसको क्या किया, आपने उसको किया एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या हुआ कि आपने उसके अंदर से देखिए कि रिपोर्ट्स कैसे कैसे निकल सकते हैं, आपका ट्रेंड कैसा जा रहा है, आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, आपने कंपेयर किया पिछले सालों से, और जितनी भी एनालाइज करके कंपेयर करके आपको एक पोजीशन अपनी स्टैब्लिश करनी थी वो आपने स्टैब्लिश की एनालाइज करके। और ये सब करने के बाद अल्टीमेट हमारा गोल क्या था कि हमने ये बात किसको बता दी, हमने ये बात बता दी यूजर्स को, जिसको भी यूज करना था इस इंफॉर्मेशन को, हमने उसको कम्युनिकेट कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल को हम कहते हैं क्या, कि ये शुरू कहां से होता है, रिकॉर्डिंग से। रिकॉर्डिंग बोले तो बुक कीपिंग जहां खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग की यहां से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। और शुरुआत होने के बाद ये खत्म कहां होता है, जब हम अल्टीमेटली रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और खत्म कहां होता है, जब हम कम्युनिकेट कर देते हैं क्या, जो भी हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थे वो किसको, जो भी उसका यूजर है उसको। यूजर क्या करता है, इससे डिसीजन लेता है, वो उसके आगे का पार्ट है। बट अकाउंटिंग साइकिल यहां हमारा खत्म हो जाता है, रिकॉर्डिंग से शुरू कम्युनिकेशन पे एंड, रिकॉर्डिंग से शुरू कम्युनिकेशन पे एंड। तो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग साइकिल। बहुत सिंपल है, ये 7 स्टेप है जो आप फॉलो करते हो। 4 स्टेप बुक कीपिंग ले जाता है, विच इज सिंपली कॉल्ड रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग के बाद से जो स्टेप चलता है वो सारा अकाउंटिंग का है। जब आप अल्टीमेट कम्युनिकेट कर देते हो वो सारी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स को चाहिए, तो आपका अकाउंटिंग साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम था, सिंपल था, पीछे हमने पढ़ा हुआ था, उसी को एक अलग फॉर्म में हमने अकाउंटिंग साइकिल की टर्मिनोलॉजी को समझ लिया। अगला टर्म आता है क्या, कि इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अकाउंटिंग जो है वो साइंस है या आर्ट है, तो आप बोलोगे भाई साहब ना साइंस है ना आर्ट है, ये तो कॉमर्स है। सही बात है ना। आपने ली है कॉमर्स, तो आप बोलोगे हम तो कॉमर्स में अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, साइंस वाले पढ़ते नहीं, आर्ट वाले पढ़ते नहीं अकाउंटिंग को। तो अकाउंटिंग इज नीदर अ साइंस नॉर एन आर्ट, इट इज अ कॉमर्स। बट ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कि ये सवाल पूछने का मतलब क्या है कि साइंस का मतलब क्या होता है। अगर आप सिंपल साइंस से वर्ड समझते हैं तो डोंट कंपेयर इट विद अ साइंस स्ट्रीम। साइंस सिंपली मीन्स व्हाट, कि साइंस होगा मतलब उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा। साइंस होगा तो उसके पीछे क्या होगा, लॉजिक होगा। साइंस इज ऑलवेज बैक्ड विद सम लॉजिक्स। तो क्या अकाउंटिंग के अंदर भी लॉजिक्स होते हैं? आपसे ये पूछा जा रहा है, आपसे नहीं पूछा जा रहा कि अकाउंटिंग साइंस है कि नहीं। आपसे इस जो क्वेश्चन है इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि साइंस का मतलब होता है कि जो चीजें लॉजिकल हैं, जो प्रूव्ड है, जिसको प्रूफ किया जा सकता है, वो आपका साइंस है। तो क्या अकाउंटिंग के अंदर जो आप प्रैक्टिसेस अपनाते हो क्या वो इतने लॉजिकल हैं, क्या उसको प्रूफ किया जा सकता है? तो जी हाँ, ऐसा है। अकाउंटिंग के अंदर आप चीज़ों को प्रूफ कर सकते हो। क्या उसके स्टैंडर्ड्स हैं? बिल्कुल जी, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, वो बिल्कुल लॉजिकल है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो आपका साइंस है। अकाउंटिंग जो है वो आपका साइंस है। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस इन द सेंस दैट इट कंप्राइजेज व्हाट, रूल्स, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीजें हैं जो कि किसी भी लॉजिकल
स्टडी में होती है, तो इसलिए कहा जाता है कि ये आपका साइंस है। अब आर्ट का मतलब क्या हुआ सर? तो यहाँ भी अगेन आर्ट स्ट्रीम की बात नहीं हो रही है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात किसकी हो रही है कि क्या इसके अंदर कोई कलाकारी करते हो क्या आप अकाउंटिंग करते वक्त? तो हाँ जी, कलाकारी करते हैं। कैसे कलाकारी करते हो आप चीज़ों को क्लासीफाई करने का काम करते हो, आप मेजरमेंट का काम करते हो, आप उसको समराइज करने का काम करते हो, आप एनालाइज करने का काम करते हो। ये सारी जो चीज़ें ये क्या है? ये कलाकारी हैं। क्या ये कोई स्टैंडर्ड है कि हर कोई कर लेगा? नहीं। क्लासिफाई करने का आपको प्रोसेस पता है, बट क्या हर कोई कर लेगा? नहीं। एनालाइज करना तो भाई साहब और टफ जगह पे चला गया। एनालाइज करने के लिए तो स्पेशलाइज लोग लगते हैं। तो ये एक कला है जो कि कुछ लोग बहुत ईजी फॉर्म में कर पाते हैं और कुछ लोग इसको कितना भी समझ ले वो नहीं कर पाते। तो इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है। किस चीज़ की? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कैसे करना है ये अकाउंटिंग बताता है, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट। इसके अंदर क्लासिफाई करते हो आप, इसके अंदर आप समराइज करते हो, इसके अंदर आप प्रेजेंट करते हो एक अच्छे से तरीके से सुटेबल मैनर में, ताकि उससे पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो लिया जा सके जो भी कंसर्न पर्सन है, मतलब जो भी उसका यूजर है। ठीक है, तो इसलिए इस टर्म का मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अकाउंटिंग क्या साइंस है या आर्ट है, तो आप कहेंगे हाँ जी, अकाउंटिंग के अंदर आर्ट वाली खूबियां भी हैं और अकाउंटिंग के अंदर साइंस वाली खूबियां भी हैं, और आपको इन वर्ड से उसको समझाना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है कि क्यों ये आर्ट है, क्योंकि इसके अंदर आप रिकॉर्डिंग जैसी हरकतें करते हो, क्लासीफाई करते हो, प्रेजेंट करते हो, समराइज करते हो। और क्यों ये साइंस है? क्योंकि इसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है सर, बहुत छोटा टॉपिक और सिंपली तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या अकाउंटिंग जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? क्या इसके अंदर बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है? हाँ जी, बिल्कुल है। आपने क्या किया? आपने सारे ट्रांजेक्शंस को क्या कर दिया? रिकॉर्ड कर दिया। सारे ट्रांजेक्शंस को क्या कर दिया आपने? रिकॉर्ड कर दिया। तो जो आपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया और उसको कंप्रेस करते हुए, एनालाइज करते हुए आपने रिपोर्ट्स वगैरह बना दी, तो क्या वो रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन के रूप में लोगों के काम नहीं आएगी? क्या बहुत काम आएगी। उस रिपोर्ट्स के बेसिस पे लोग क्या करेंगे? लोग बोले तो यूजर्स, लोग बोले तो यूजर्स। अब यूजर्स कितने तरीके के होते हैं आपने पीछे देखा, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है। जो भी इस रिपोर्ट्स को यूज करेंगे, जो भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, ऑल दोज आर यूजर्स। तो क्या ये यूजर्स की ये रिपोर्ट्स काम आएगी? बिल्कुल काम आएगी। किस चीज के लिए काम आएगी? डिसीजन मेकिंग के लिए। किस चीज के लिए काम आएगी? डिसीजन मेकिंग के लिए। बैंक को ये पता लगेगा कि मुझे लोन देना है कि नहीं देना, ज्यादा देना है कि कम देना है। गवर्नमेंट को ये पता लगेगा कि ये लोग टैक्स सही से जमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको पता लगेगा कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए। तो दीज ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजंस जो कि यूजर्स लेते हैं बेस्ड ऑन योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका? इंफॉर्मेशन का। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे दो आपकी डेफिनेशन दी हुई है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको याद करो, बट आप इसको जब इंटरप्रेट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए। तो अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या है? सर्विस एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये सर्व करता है बहुत सारे इंफॉर्मेशन। ठीक है सर। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर। जो मेन इसका काम है भैया, इंफॉर्मेशन तो देगा, लेकिन इंफॉर्मेशन कौन से देगा? जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज। इकोनॉमिक एंटिटीज मतलब कि जो भी बिजनेस है, जो कि धंधा कर रही है, एक तरीके से बिजनेस परफॉर्म कर रही है, वो आपकी इकोनॉमिक एंटिटी कहलाती है, जो कि प्रॉफिट पर्पस के लिए काम कर रही है। अब आप कहेंगे सर जो नॉन प्रॉफिट के लिए कर रही है उसके लिए अकाउंटिंग नहीं होती? उसके लिए भी अकाउंटिंग होती है, बट इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब क्या हो गया? वो एंटिटीज जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में डील करती है, ईदर टू अर्न प्रॉफिट और नॉट। ठीक है सर। दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन क्या होगा? ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या करेगा? सामने वाले के लिए डिसीजन मेकिंग में यूजफुल होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपकी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने इसको कैसे डिफाइन किया है? इन्होंने कहा द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड व्हाट? क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो मेन पर्पस है अकाउंटिंग का, जो मेन फंक्शन अकाउंटिंग का, वो क्या है कि क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। प्राइमरली अगेन व्हाट? फाइनेंशियल इन नेचर। कैसा होगा? फाइनेंशियल इन नेचर अबाउट व्हाट? इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? मेन फंक्शन हो गया। ठीक है सर। आप ये डेफिनेशन देखेंगे सेम टू सेम है यहाँ पे, बट यहाँ पे एड ऑन किया गया कि अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपको वही बात बता रहा है कि भैया जो यूजर्स को डिसीजन लेना है और आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो फाइनेंशियल नेचर की होगी, और उसके बेसिस पे जो आपका यूजर है वो क्या ले पाएगा? डिसीजन ले पाएगा।
ठीक है सर, इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए मैं एक टॉपिक आपको एंड में और कवर कराऊंगा, इसको और समझ लेते हैं उसके बाद कि रोल क्या होता है हमारी अकाउंटिंग का। उसके अंदर भी आपको कुछ इस टाइप के ही सिंपल पॉइंट देखने को मिलेंगे, बट आपको एक अलग मैनर में एक इंटरप्रेट हो पाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं इसके अंदर। चलिए सर, इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं सर, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब है वो सारे इवेंट्स तो सारे ही होते हैं, सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन वो घटनाएं जिसको आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, वो सारी इवेंट्स क्या कहलाती हैं, आपकी इकोनॉमिक इवेंट्स कहलाती हैं, जो कि हम अकाउंटिंग या बुक कीपिंग के स्टार्टिंग में ही परफॉर्म करते हैं। और जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं उसी को हम अपने बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बाकी किसी को रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, इकोनॉमिक इवेंट है। गुड्स परचेज किया क्रेडिटर से, ये आपका इकोनॉमिक इवेंट है। कैश आपने विड्रॉ किया बैंक से, ये भी आपका इकोनॉमिक इवेंट है। ठीक है सर, तो दीज आर दी फ्यू टर्म्स, फ्यू टर्मिनोलॉजी, फ्यू कॉन्सेप्ट जो कि रह गए थे चैप्टर 1 में रिमेनिंग, वो हमने यहाँ पे कर लिए हैं कंप्लीट। नाउ एक बचा हुआ टॉपिक और है जो कि मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा। चलिए सर, तो लिखना शुरू करते हैं फटाफट से। क्या टॉपिक है ये? इस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल ऑफ अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग का रोल है? तो इसके अंदर कुछ पीछे की बातें हैं, बस उसको हम रिपीट करेंगे कि पहला रोल ऑफ अ, इसको आप लिखते रहे साथ के साथ, रोल ऑफ अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग का क्या रोल है? एज अ लैंग्वेज ये एक रोल परफॉर्म करता है। लैंग्वेज बोले तो क्या हुआ कि अकाउंटिंग आपको दे रहा है इंफॉर्मेशन, तो इसलिए कहा जाता है कि जो अकाउंटिंग है वो लैंग्वेज है किसका? बिजनेस का। अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस लैंग्वेज का काम करता है कि मतलब आपको अगर बिजनेस को कहीं पे प्रेजेंट करना है तो आपके बदले आपकी अकाउंटिंग बोलती है। आपकी भाषा जो है, आपकी अकाउंटिंग की भाषा जो है वो आपके इन्वेस्टर को लुभाती है ताकि वो इन्वेस्ट करे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो अकाउंटिंग है वो एक लैंग्वेज का रोल भी यहाँ पे अदा करके चलती है। वो कम्युनिकेट करने में, लैंग्वेज का बेसिकली कम क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का मेन जो पर्पस होता है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन। तो आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, क्या वो कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प करती है? बिल्कुल हेल्प करती है। तो इसलिए ये आपकी कम्युनिकेशन को ईजी करती है, आसान करती है, इसलिए कहा जाता है कि ये एक लैंग्वेज का रोल भी अदा करती है। ठीक है सर, दूसरा रोल ऑफ अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अब सर ये क्या होता है कि अगर आपको पिछले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल पुराना रिकॉर्ड चाहिए और आपने अगर 50 साल से अकाउंटिंग की हुई है, तो क्या आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपके निकल जाएंगे? आपको निकाल के आप बता पाओगे अपनी अकाउंटिंग की हेल्प से? बिल्कुल बता पाओगे। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोल कि आपकी अकाउंटिंग अगर होगी तो आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे सालों तक। आपके रिकॉर्ड जो हैं वो सालों तक आपके साथ रहें, आप रहें ना रहें, बट आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो रह जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी वो सेवाएं प्रदान करके जाएंगे। तो ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का भी रोल यहां पे अदा करता है। तीसरा रोल ऑफ डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल रिजल्ट। सर ये तो हमने पहले पढ़ लिया, ये बहुत बार आ गया, ये आगे भी बहुत बार आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो डिटरमाइन करने में भी आपकी मदद करता है क्या? अकाउंटिंग की मदद से आप डिटरमाइन कर पाते हैं कि आपके रिजल्ट्स जो हैं, आपके जो प्रॉफिट्स हैं, इसको आप कह सकते हो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या फिर प्रॉफिट लॉस, एक ही बात है, वो आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है आपका अकाउंटिंग। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको कैसे पता लग पाएंगे? बिना अकाउंटिंग के पॉसिबल नहीं है। क्या फाइनेंशियल रिजल्ट से मिलता जुलता आपको कोई वर्ड ध्यान आ रहा है? इतना आप पढ़ चुके तो आई गेस आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात होती है तो एक इससे ही मिलता जुलता वर्ड जो है वो हमेशा साथ साथ में चलता है इसके, विच इज नोन एज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को आप सिंपली क्या कहते हो? जैसे आपने इसको कहा प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट को बनाना। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो है वो कैसे बनेगी? आपकी अकाउंटिंग की हेल्प से बनती है। और बैलेंस शीट बनने से फायदा क्या होता है कि आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो डिटरमाइन कर पाते हैं। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। आपने भी इंफॉर्मेशन वाली बात सीखी थी, आपने पीछे अभी एक इंफॉर्मेशन का पॉइंट पढ़ा था, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा कि ये एक रोल है किसका? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब
कि अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अकाउंटिंग वहां पे अपना रोल पूरी तरह अदा करता है। जैसे हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बट अदर देन दैट ऑल्सो भी अगर आपको कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके अंदर भी आपका अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरीके से काम करेगा। पीछे हमने देखा था कि आपको डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और जितने भी टाइप के आपके इंफॉर्मेशन होते हैं वो पर्टिकुलरली, एक तो हो गया कि आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, एक होता है कि किसी ने कहा भैया लाओ बैंक अकाउंट दिखाओ, तो आपको बैंक अकाउंट दिखा सकते हैं। कोई कहता है जी हमें कार अकाउंट दिखाओ, हम उसको कार का अकाउंट दिखा सकते हैं। कोई कहता है बिल्डिंग अकाउंट दिखाओ, तो हम उसको बिल्डिंग का भी अकाउंट दिखा सकते हैं। मतलब जिस टाइप की इंफॉर्मेशन आपकी डिजायर्ड है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा सकती है अकाउंटिंग के मदद से। और लास्ट आता है रोल ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर, कि एक लास्ट रोल जो है वो क्या है कि एक सर्विस प्रोवाइडर का रोल अदा करता है, कि जिस भी टाइप की आपको सर्विस चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है कि आप सर्विसेज मांगो वो सर्विस आपको दे दे। तो अकाउंटिंग का इतना बड़ा स्कोप है कि आपको ऑलमोस्ट फाइनेंशियल रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज चाहिए वो आपको अकाउंटिंग से प्राप्त हो जाती हैं। तो आपको ये एक अलग परव्यू हो गया। ऑल्दो ये सारी चीजें आपने कहाँ पे देखी हैं, ये आपने एडवांटेजेस में देखी हैं। क्या आप इसको भी एडवांटेजेस बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। आपने तोड़ मरोड़ के वही सारी बातें यहाँ पे लिखी है। तो अकाउंटिंग के फायदे क्या है? आपके लैंग्वेज के रूप में ये काम करता है, ये एक फायदा है। अकाउंटिंग आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताने में मदद करता है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशंस बताता है। ये एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करता है, और इस टाइप की अन्य भी बहुत सारी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपने यूजर्स को। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो बचता है वो क्या बचता है? वो बचता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस के लिए हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ आंसर्स जो बिल्कुल सिंपल होगा, जो हमने पीछे पढ़ा है, तो उसको बस मैं आपको याद दिला दूंगा कि इसका आंसर कुछ इस प्रकार से था जो हमने पीछे पढ़ा है। अदरवाइज उसके आंसर अगर लिखवाने की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको लिखवाए भी जाएंगे। अब इस क्वेश्चंस के पैटर्न क्या होंगे? तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, इसके अंदर आपके बड़े क्वेश्चंस भी होंगे। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम ये सारी चीज़ों को एक बार रिपीट करेंगे, गो थ्रू करेंगे, ताकि कुछ छूट ना गया हो। उसके बाद जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी करेंगे वो तैयारी करेंगे एमसीक्यूज की, उसके लिए हम तैयारी करेंगे फिलअप्स की। प्रैक्टिकल इस चैप्टर में है नहीं, तो इस टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे तैयार करके चलेंगे। ट्रू फॉल्स भी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर ऑल आर दी पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। ऑल्दो आप ये पाएंगे कि आपने अगर इतनी बातें ध्यान से सुनी होंगी और सारी चीज़ों को अच्छे समझने की कोशिश की होगी तो किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। चलिए तो ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। उसके अंदर हम कुछ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ध्यान देना, जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे, जो कि अलग अलग मोड में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग बोर्ड के द्वारा पूछे गए होंगे। चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर।